नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औजांक आईएएस एकेडमी में। हमारे जो माइंड मैप के सेशन है, उसमें आज का हमारा सेशन होगा क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्यों न्यूज़ में है? अगर हम देखें तो हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की जो 25वीं बैठक थी, 25th जो मीटिंग थी, उसके अंदर उन्होंने अध्यक्षता करी थी। वो उसके अध्यक्ष जो हैं वो रहे थे। ये न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनता है कि ये जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, जोनल काउंसिल्स होती हैं, ये क्या होती है? कहाँ से हमारी ये सारी व्यवस्था निकल करके आई है? उसके बारे में एक इन डेप्थ चर्चा जो है वो हमारी इस माइंड मैप के सेशन में होने वाली है। आज जो अगर मैं क्षेत्रीय परिषद की बात करूं तो ये क्षेत्रीय परिषदें स्टेच्यूटरी बॉडीज हैं, वैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यानी कि इनका जो मेंशन है, इन्हें इनका जो वर्णन है वो हमें कहीं भी संविधान में देखने को नहीं मिलता है। कोई एक्ट संसद द्वारा पास कोई एक्ट जो होता है उसके द्वारा अगर हमें ऐसी व्यवस्था जो है वो देखने को मिले तो उसे हम स्टेट्यूटरी बॉडी या वैधानिक निकाय के रूप में देखते हैं। और ये भी एक वैधानिक निकाय है, यानी संसद ने कोई नियम बनाया होगा और वो नियम है एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। उसके तहत ऐसी जोनल काउंसिल्स की, क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इसने भारत को 5 अलग-अलग जोन्स में डिवाइड कर रखा है, अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र। इस तरीके से 5 अलग-अलग जोन्स में डिवीजन इंडिया का हमें देखने को मिलता है और कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। इसको जब जोन्स को बनाते हैं तो उसके लिए कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि देश का प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक रूप से विभाजन हो, नदियों पर्वतों द्वारा विभाजन हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, नदी प्रणाली और संचार के साधन, वहां की नदी प्रणाली किस प्रकार की है, ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार का है और संचार कम्युनिकेशन के साधन किस प्रकार के हैं, उसके अनुसार आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं कानून की व्यवस्था, उस जगह का आर्थिक विकास कैसा है, कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ हो सकता है, कोई क्षेत्र डेवलप्ड हो सकता है, तो उसके आधार पर किया जा सकता है ये विभाजन। सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है या कानून की व्यवस्था के आधार पर हमें देखने को मिल सकता है। इन सब आधारों पर ये क्षेत्र जो है, जोन्स जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा संसद के एक अलग अधिनियम ने 1971 में, इनका संसद का एक और एक्ट है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम जो है, उसके तहत एक उत्तर पूर्वी परिषद भी बनाई गई थी। नॉर्थ ईस्ट की भी एक काउंसिल ऐसी जो है वो बनाई गई थी। इसके सदस्य जो हैं वो असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, जो सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम वाला पार्ट जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है, परिषद है, उसके अंदर 1971 में ये परिषद जो है वो बनाई गई थी। ये जो परिषदें हैं, सारी क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वो सलाहकार निकाय हैं, एडवाइजरी बॉडीज हैं, यानी कि ये सरकार को सलाह दे सकती हैं, एडवाइस दे सकती है। जरूरी नहीं कि इनकी एडवाइस जो है वो मानी जाए। एंड केंद्र और राज्यों के बीच में मान लीजिए कोई सीमा विवाद है, किसी तरह का डिस्प्यूट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, भाषाई अल्पसंख्यकों का विवाद चल रहा हो, अंतरराज्यीय परिवहन, दो राज्यों के बीच का जो परिवहन होता है उसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो या वैसी परिवहन की व्यवस्था जो है वो फिर से बनानी हो, राज्यों के पुनर्गठन का मामला हो, किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना हो, पुनर्गठन करने की बात चल रही हो, उसके मामलों में आर्थिक और सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए या देने के लिए सिफारिश करने का काम इनका होता है। ये क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार के रूप में काम करती है, एडवाइस देने के रूप में काम करती हैं। संरचना की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर कैसा है, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है, संघ राज्य क्षेत्र में जो चंडीगढ़ है हमारी, जो यूनियन टेरिटरी है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये सब जो है वो नदर्न जोन में, उत्तरी क्षेत्र में, नदर्न काउंसिल में हमें देखने को मिलते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है, सेंट्रल काउंसिल जो है, इसके अंदर हमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य देखने को मिलते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में हमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल देखने को मिलते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और जो दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, वो सब इसके अंदर सदर्न जोनल काउंसिल के अंदर हमें देखने को मिलती है। क्या काम करती है ये परिषदें जो बनती हैं? ये आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए हित का कोई भी काम कर सकती है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई भी नियोजन, प्लानिंग का कोई भी काम है, उसके लिए एडवाइस देने का काम ये कर सकती हैं। कोई सीमा विवाद है, कोई भाषाई मामला हो, अंतरराज्यीय परिवहन का मामला हो, इन सब मामलों में ये
अपनी एडवाइस जो है वो रख सकती है। इसकी संरचना कैसी होती है, कंपोजिशन कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। सारी परिषदों के अध्यक्ष जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री, जो सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं, वो इसके अध्यक्ष के रूप में, डी फैक्टो अध्यक्ष जो है वो यही हमें देखने को मिलते हैं। कुछ उपाध्यक्ष भी होते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य उस क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं उसके मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। रोटेशन में एक के बाद एक, एक के बाद एक एक वर्ष की अवधि के बाद चीफ मिनिस्टर जो है वो चेंज होते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं मध्य क्षेत्रीय परिषद की, तो एक साल के लिए जो उपाध्यक्ष होंगे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, अगले एक साल के लिए झारखंड के हो जाएंगे, अगले एक साल के लिए उड़ीसा के हो जाएंगे और अगले एक साल के लिए वेस्ट बंगाल के हो जाएंगे। इस तरीके से रोटेशन में उपाध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री ही बनते हैं अलग अलग राज्यों के एक एक साल के लिए। सदस्य जो अदर मेंबर्स होंगे उसमें मुख्यमंत्री, जो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उस राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा दो अन्य मंत्री को नामित किया जा सकता है। दो दूसरे मंत्री जो होंगे उसी राज्य के, उनको यहाँ पर नामित किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है, और यूनियन टेरिटरीज में से भी नॉमिनेट किया जा सकता है। और कुछ होते हैं एडवाइजर, सलाहकार। इस बॉडी के अंदर भी, काउंसिल के अंदर भी कुछ एडवाइजर होते हैं जो कि सलाहकार के रूप में काम करेंगे। जैसे कि मुख्य सचिव और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य के द्वारा कोई विकास अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जा सकता है, यहाँ पर अपॉइंट जो है वो किया जा सकता है। उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना। हम जो पूरे राष्ट्र को एक करने की बात जो करते हैं उसको साकार करना है हमें। तीव्र राज्य संचेतना, क्षेत्रवाद और विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों का विकास को रोकना। जो स्पेशल टाइप की प्रवृत्तियां बन जाती है, जैसे कुछ राज्य अपना अलग ग्रुप बना लेंगे, गुट बना लेंगे, तो वैसी कोई गतिविधि अगर उनको दिखाई दे तो उसको रोकने का काम करना है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय बना रहे, विचारधाराओं का समन्वय जो है वो बना रहे, विचारधाराएं एक दूसरे के साथ में शेयर होती रहें, और विकास परियोजनाओं का सफल संचालन करना, तीव्र संचालन करना। विकास परियोजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से आती हैं वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो और अच्छे से इंप्लीमेंट हो, इसके लिए काम करना, ये जोनल काउंसिल्स का काम होता है। अभी जो मीटिंग हुई उसमें प्रमुख बिंदु क्या थे, जो अभी 25वीं मीटिंग हमें देखने को मिली, उसके अंदर प्रमुख बिंदु थे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार करना। रूरल एरियाज जो है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, वहां बैंकिंग सुविधाएं अभी भी अच्छी नहीं है, उसमें सुधार करना। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों की निगरानी करना, और उसका निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होती है, जो जल्दी से जल्दी उसका निवारण करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनका निर्माण करना। गहरे समुद्रों में समुद्री मछुआरों की पहचान का सत्यापन करना। देखिए दीव वाले क्षेत्र में हो रही है, तो दीव वाला क्षेत्र जो है वो हमारा पश्चिमी क्षेत्र में आता है, जिसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब राज्य आते हैं जिनके पास में कोस्ट लाइन है, तट रेखा है। तो वहां से जो मछुआरे जो निकलते हैं, खासतौर से जो गहरे समुद्रों में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स के आसपास तक चले जाते हैं, तो उनकी गहरे समुद्र में जाने वाली जो मछुआरे होते हैं उनका सत्यापन करना। गहरे समुद्रों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान के लिए, जब कोई साइक्लोन वाइक्लोन ऐसी स्थितियां बन जाती सुनामी की, तो वहां पर बचाव अभियान के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तटीय राज्यों द्वारा स्थानीय आपातकालीन योजना का विकास करना। वहां पर रीजनल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर कुछ आपातकालीन योजनाओं का विकास करना। और सार्वजनिक खरीद में वरीयता के माध्यम से मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करना। मेक इन इंडिया जो है वो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी परचेजिंग हो, जो कुछ भी खरीदारी हो, वो सारी की सारी जो है वो मेक इन इंडिया के तहत, यानी भारत का जो सामान है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खरीदा जाए। और सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन, इन सब चीजों पर काम करना। ये जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई उसमें ये प्रमुख बिंदु जो है, मेजर पॉइंट्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा एक क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड होती है कि किस प्रकार से ये बनती है, क्या काम करती है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, और अभी जो मीटिंग हुई उसके अंदर क्या क्या बिंदु हमें देखने को मिले। ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अच्छे से आंसर में पिरोने के लिए हमारा एक बैच जो है ओजांग सर की तरफ से अवेलेबल है। ओजांग सर खुद इस बैच को आपको पढ़ाते हैं, किस प्रकार से हम आंसर राइटिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए पूरा सक्सेसफुल बैच जो है हमारा, बहुत ही सक्सेसफुल बैच है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको अपना एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट मानते हैं कि हम जीवन में यूपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ कर पाए इस बैच की वजह से, क्योंकि हम जानते बहुत कुछ थे लेकिन लिखना नहीं आता था, वो लिखा कैसे जाए ये हम इस बैच के द्वारा सीखे हैं। तो स्टार्ट, इसके एडमिशन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, अभी भी आप जुड़ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तमिलनाडु हिस्ट्री का बैच जो है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 4 जुलाई से, एक बहुत ही नॉमिनल फीस में स्टार्ट होने जा रहा है।
तमिलनाडु हिस्ट्री का, जिसमें आपको BTL बिटवीन द लाइन मेथड जो है उसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, ओजांग सर खुद पढ़ाएंगे आपको। LWMI नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल होंगे एंड डेली लाइव क्विज जो है वो आपको करवाई जाएगी। हमारी जो ऐप है ओजांक एडू ऐप, ओजांक एडू ऐप, ओजांक EDU एडू ऐप जो है उसके ऊपर आपको ये सारा कंटेंट जो है वो मिलेगा, सारे कोर्सेज जो है वो आपको मिलेंगे। और कॉन्सेप्टर बैच 2 साल का जो बैच होता है वो आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में या स्कूलिंग में है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक हाइब्रिड बैच भी हमारा अवेलेबल है, जिसके अंदर अगर आप एक ही साल में कॉन्सेप्टर बैच की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए संभव है, आप उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। एक साल के अंदर पूरी UPSC की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। और ऐसा ही फ्री कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं, मिलता रहे आपको, तो हमारी जो वेबसाइट है ojankedu.com, ojankedu.com वेबसाइट पर आप जाएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शंस में बनी हुई है पूरी वेबसाइट। हिंदी इस माध्यम के बच्चों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। दोनों में अलग अलग ऐप, ये वेबसाइट जो है वो आपको देखने को मिलेगी 2 सेक्शंस में। तो आप उस पर जाकर के ऐसा ही फ्री कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। अगले सेशन में इसके आगे की चर्चा जो है और किसी नए माइंड मैप के साथ मिलेंगे और इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।